बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, सबका साथ सबका विकास, और उसमें जोड़ देते हैं सबका विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, बहुत उसकी प्रशंसा भी हुई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसी मदरसे के 50,000 टीचर भारत में काम करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन मदरसा, SPQEM कहलाती है। पचास जी हजार टीचर हैं, काम कर जी। रहे हैं, 50 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। लोग कैसे यकीन करें सरकार पर? आज ये एक मुसलमान को मार रहे हैं, कल किसी और को मारेंगे। जर्नलिस्ट का कोई काम PR का नहीं होता है। ये मैं गलतफहमी मुझे नहीं है। वर्दी पहनने वालों को एक तरीके से लाइसेंस दे दिया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। देखिए, इंडिया में जो भी इवेंट होता है बहुत क्लोजली मॉनिटर होता है। आपके खिलाफ पुलिस अगर बदमाशी कर रही है तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए, अदालत जाइए, सिस्टम का बराबर इस्तेमाल करते रहिए। इस जहर के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टीज आती जाती रहती हैं। ये जहर परमानेंटली हमारी कंट्री में रह जाएगा। इस जहर को खत्म करने में हमें दसियों साल लग जाएंगे। वतन समाचार में आज हमारे साथ विशेष बातचीत में मौजूद हैं बॉबी नकवी साहब। दुबई से आप गल्फ न्यूज के एडिटर हैं। सर, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इनवाइट करने सर, के लिए। मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने काफी देखा कि भारत की राजनीति पर, चाहे वो पॉलिसिया राजनीति हो या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट हो या फिर सरकारों की तरफ से अलग अलग कोई फैसले हो, कोई ऑर्डर हो, कोई बिल पास होता हो, बड़ी गहरी नजर रखते हैं आप। जी हाँ, गल्फ न्यूज हमारा यहाँ का सबसे बड़ा अखबार है अंग्रेजी में। हम लोग आप ये कह सकते हैं कि पूरे गल्फ रीजन, जो अरेबियन गल्फ रीजन है, उसमें गल्फ न्यूज सबसे बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज प्रोवाइडर है। और चूंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जो हमारे ऑडियंस है उसमें बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तानियों का है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ की, तो जाहिर बात है कि वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं इंडिया में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या सोशल इश्यूज हो। तो उसके लिए हमें मॉनिटर करना पड़ता है और उसको कैरी करना पड़ता है। हमने देखा कि अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला आया, उस पर भी काफी कुछ आपने लिखा। CA NRC के जब प्रोटेस्ट हुए, उस पर भी आपने काफी कुछ लिखा। साथ ही जो है अयोध्या में नवाबों के जरिए मंदिर बनाने का मामला हो, उस पर भी आपने काफी अच्छी रोशनी डाली। और आपने यहाँ तक कह दिया कि पुलिस को किसी को मारने का कोई लाइसेंस नहीं है। क्या कहना जी चाहेंगे इन तमाम चीजों पे? देखिए, पुलिस को किसी भी जो एक जो जो लाइसेंस है किसी को मारने का, वो उसका एक तरीका बहुत लेड आउट है हमारे लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और सिर्फ स्टेट को इवन आप एक इस बात का हक है, अख्तियार है कि वो किसी को मार सकता है या सजा दे सकता है। उसका पूरा प्रोसेस लेड आउट है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक तरीके से पुलिस को, वर्दी पहनने वालों को एक तरीके से लाइसेंस दे दिया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अगर हम ऐसा कर देंगे तो उससे इसके बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बहुत दूरगामी परिणाम होंगे इसके, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अब उसका विक्टिम चाहे जो भी हो, जिस धर्म का भी हो, जिस मजहब का भी हो। अभी हाल में ही हमने देखा कि यूपी में काफी इनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी थे। चाहे बैकग्राउंड जो भी हो, चाहे किसी भी मजहब का आदमी हो, पुलिस को कोई राइट नहीं है किसी को मारने का या हार्म पहुंचाने का। एक ड्यू प्रोसेस है, गवर्नमेंट की हर एजेंसी को उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना है और सिर्फ कोर्ट के आदेश पे ही किसी को सजा मिल सकती है। पुलिस वाले के पास, इस पुलिस वालों को इस बात की आजादी नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। जी, हम देख रहे हैं कि जो कुछ यहाँ पे हरकत होती है, चाहे वो इनकाउंटर्स के हों या अभी हाथरस की घटना हो, जी। वहां क्या परिणाम होते हैं, इसके क्या इफेक्ट वहां पर नजर आते हैं आपको, गल्फ के देशों में खासतौर से? देखिए, इंडिया में जो भी इवेंट होता है बहुत क्लोजली मॉनिटर होता है कि यहाँ पे काफी बड़ी तादाद है हिंदुस्तानियों की जो यहाँ काम करते हैं।
जो इंडिया में अच्छा होता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, जो बुरा होता है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और देखिए, इंडियंस के अलावा जो दूसरे यहाँ पे 200 से ज्यादा कंट्री के लोग रहते हैं, तो जब अखबार में छपता है तो इंडिया के बारे में जब गलत छपता है, खराब छपता है, तो जाहिर बात है कि उनकी एक इमेज बनती है, इंडिया कंट्री के बारे में एक इमेज बनती है। और अच्छा छपता है तो भी एक इमेज बनती है, चाहे वो उसका न्यूज का कंजम्पशन, चाहे वो इंडियन रीडर हो, तो भी एक इंप्रेशन बनता है। और जो अगर नॉन इंडियन उस चीज को फॉलो कर रहा है या पढ़ रहा है तो इंडिया के बारे में एक परसेप्शन बनता है उस खबर से। तो जाहिर बात है कि जो भी हाथरस में हो रहा है, हुआ, या गैंगरेप की जो इंसिडेंट्स हुए हैं और उसके बाद जो हुआ है, उससे कोई अच्छी इमेज तो नहीं बनती कंट्री की। आपके जी सामने डबल चैलेंजेस है। एक तरफ आप भारतीय हैं और 200 देशों के बीच में आप रह रहे हैं, और दूसरा ये कि कंट्री की इमेज को बनाए रखना भी है और एक जर्नलिस्ट का किरदार भी अदा करना। बहुत टफ होता होगा बॉबी साहब। ये मैं नहीं कहूंगा कि एक जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंट्री की इमेज क्या रहे, वो एक जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जर्नलिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंसिडेंट हुआ है उसको ऑनेस्टली के साथ ट्रूथफुली रिपोर्ट किया जाए। जर्नलिस्ट का कोई काम पीआर का नहीं होता है। ये मैं गलतफहमी मुझे नहीं है। किसी भी कंट्री में जर्नलिस्ट का काम होता है कि ऑनेस्टली अपना काम करे। वो सिर्फ वही दिखा सकता है जो सोसाइटी में हो रहा है। सोसाइटी को ठीक नहीं कर सकता या उस इवेंट को बदल नहीं सकता, उसमें लीपापोती नहीं कर सकता, और ना करना चाहिए। अगर ईमानदारी से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आप उसमें किसी भी इंसिडेंट में लीपापोती नहीं कर सकते। हाँ, ओपिनियन आप जरूर दे सकते हैं। हर अखबार में एक ओपिनियन सेक्शन होता है, उसमें आप ओपिनियन लिख सकते हैं और उसमें आप उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, वो ठीक है। भारतीय मीडिया की जो इमेज है इन दोनों दुनिया में, खासतौर से खाड़ी के देशों में, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया का एक नारा हो रहा है, एक तरफ रोगी मीडिया का आ रहा है। देखिए, जो न्यूज का कंज्यूमर है, ये उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है कि कंटेंट क्या है। हमने देखा कि कुछ चैनल्स की जो टीआरपी की रिपोर्ट आती है इधर की, वो टीआरपीज बढ़ी हैं। तो और उसके बाद आप उन चैनल्स का कंटेंट देखिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उनको अननेसेसरी पब्लिसिटी नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ये कि क्या आपको ये सवाल भी पूछना है कि भाई ये कंटेंट कौन कंज्यूम कर रहा है। एंकर जो चीखते चिल्लाते हैं प्राइम टाइम पे 9 बजे से 8 बजे से, उसको कौन कंज्यूम कर रहा है? इतने सारे नंबर्स कहाँ से मिल रहे हैं? सवाल हमको सोसाइटी से भी पूछना है, उस कंज्यूमर से पूछना है कि क्या आपको यही देखना है, यही आपका, क्या आपका ये एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का जरिया है, या आप टीवी क्यों देखते हैं, न्यूज क्यों देखते हैं? आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं या खबरें जानने के लिए देखते हैं? उस पे तो काफी बहस हुई है कि आजकल जो इंडिया के जो न्यूज चैनल है या इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासकर से टीवी मीडिया, वो किस तरह का कंटेंट दिखा रहा है, इस पे तो बहुत बहस होती रहती है। और देखिए, मुझे तो समझ में आता है कि इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। ये लोग एक एजेंडा चला रहे हैं, खबर को ट्विस्ट करने में ज्यादा उनका एनर्जी और रिसोर्सेज अपना इस्तेमाल करते हैं। ये चाहते हैं कि हम किसी के बिहाफ पे हेडलाइन का मैनेजमेंट करें, एजेंडा को ड्राइव करें। वो सही नहीं है। लेकिन मेरा एक जो उसका दूसरा पहलू है सिक्के का, कि ये सब चीजें कौन कंज्यूम कर रहा है, क्यों इनकी टीआरपी बढ़ रही है, कैसा समाज है जो इन सब चीजों को बर्दाश्त करता है और देखता है और इनकी टीआरपी बढ़ाता है? ये भी हमें सोचना पड़ेगा। इसके बरअक्स हम देख रहे हैं कि अमेरिकन मीडिया है, प्रेसिडेंट से सवाल करता है। खाड़ी के देशों में मीडिया की क्या इमेज है? देखिए, खाड़ी के देशों में यहाँ पे देखिए सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं। खाड़ी के देशों में डेमोक्रेसी नहीं है। खाड़ी के देशों में अभी मीडिया इवॉल्व हो रहा है, लेकिन कई आप मीडिया हाउसेस देखेंगे जो काम कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने दायरे में रह के रिपोर्ट कर रहे हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें चूंकि ये होता है कि खाड़ी के देशों में मीडिया का दायरा थोड़ा सा कम होता है, सीमित होता है, लिमिटेड होता है, तो उस दायरे में रह के जितनी ऑनेस्टी से हम काम कर सकते हैं उसको करते हैं। आप खाड़ी के देशों का मीडिया का कंपैरिजन एक रोबस्ट डेमोक्रेसी में जैसे मीडिया होना चाहिए उससे नहीं कर सकते। आप अमेरिका के मीडिया का अच्छा आपने एग्जांपल दिया कि अमेरिका के मीडिया को आप देखिए कि आप इस टाइम अगर खबर देखेंगे, आप अगर कहीं गूगल में ट्रम्प सर्च करेंगे तो उसमें देखेंगे कि टॉप 10 न्यूज जो है ट्रम्प के ऊपर, उसमें से 8 जो होती हैं वो क्रिटिकल होती हैं और 2 थोड़ा सा प्रो ट्रम्प होंगी।
तो मीडिया का काम है क्रिटिसाइज करना, मीडिया का काम है क्लोजली स्क्रूटनाइज करना। वो अगर काम अपना काम करना बंद कर देगा तो आप अपने आप को फिर मीडिया नहीं, आप उसको लेबल चेंज करके एंटरटेनमेंट चैनल रख लीजिए और उसको मीडिया मत कहिए। फिर आप कुछ साल पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने फ्रंट पेज पे खबर निकाली थी। वो खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक कितने झूठ बोले हैं, वो सारे लिस्ट किए थे। ये मीडिया का काम है। वो देखिए, इसमें भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगा, रिसोर्सेज लगे होंगे, रिसर्चर्स लगे होंगे, उन्होंने कंपाइल किया होगा, उसके बाद उसको पब्लिश किया, उसके बाद डबल चेक किया होगा कि ये सही है कि नहीं सही है। एक एक चीज उसको लिस्ट की, शायद 4 या 5 हजार उन्होंने चीजें लिस्ट की थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने गलत बोली थी। इसी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी इन्वेस्टिगेशन किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, उन्होंने कितना इनकम टैक्स पे किया। तो इस तरह की चीजें देखिए, मीडिया अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा ये सब खबरें ढूंढने में, तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगी। टीवी की लगभग खत्म हो चुकी है इंडिया में। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही से ईमानदारी से खबरें दिखा रहे हैं। टीवी में आप मनगढ़ंत बातें, आप लाइव टीवी में आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट नहीं फॉलो करना, एक स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करनी, तो आप कुछ भी कहते रहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। उसमें अखबार में तो एक खबर लिखनी होती है, अल्टीमेटली तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जो कि एक रिकॉर्ड में जाता है, वो परमानेंट चीज रहती है, वो हिस्ट्री, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो लेकिन हमने देखा है सर कि आरोप भी सरकार पे लगते रहे हैं कि जिन मीडिया हाउसेज ने सरकार के खिलाफ या क्रिटिसाइज किया है, उनके विज्ञापन बंद कर दिए गए हैं, उसे किस तरह आप देखिए, मुझे जहां तक मुझे थोड़ा सा मीडिया के बारे में, मीडिया के जो रेवेन्यू साइड है उसके बारे में मालूम है कि किसी भी छोटे या बड़े मीडिया हाउसेस का कम से कम 1/3 रेवेन्यू जो है वो सरकार से आता है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अगर सरकार एडवर्टाइजिंग बंद कर दे तो उनकी कमर टूट जाती है। मीडिया को खुद ये सोचना पड़ेगा कि अगर इंडिपेंडेंट मीडिया बनना है तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनको ढूंढने पड़ेंगे कि सरकारी विज्ञापन या सरकारी एडवर्टाइजिंग या सरकारी एड स्पेंड के ऊपर डिपेंडेंस कम हो उनकी। कैसे जिस तरह से लिंचिंग की घटनाएं हमारे यहाँ हो रही हैं या रेप की घटनाएं हो रही हैं, इससे हमारे मुल्क की इमेज वहां क्या बन रही है? क्या भारतीय लोग सोचते हैं भारत के बारे में? किसी भी देश में अगर लिंचिंग होगी, मॉब लिंचिंग होगी, मॉब जस्टिस इस तरीके से सर्व किया जाएगा तो उसकी अच्छी इमेज तो बनेगी नहीं। उसमें देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स हर जगह होते हैं, क्राइम हर जगह होते हैं, मर्डर्स हर जगह होते हैं, रेप हर जगह होते हैं। कोई ऐसा देश, कोई ऐसी कंट्री नहीं है। हाँ, ये देखना है कि उसके बाद क्या होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है, प्रोसिक्यूशन कैसे काम करता है, उन लोगों को सजा मिली कि नहीं मिली। देखिए, सजा का जो प्रावधान है एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, किसी में सजा क्यों दी जाती है? सजा इसलिए दी जाती है कि कि एक ये डेटरेंट की तरह काम करे कि दूसरे लोग वो क्राइम रिपीट ना करें। नंबर 2 कि उस क्रिमिनल को, जिसने वो काम किया है, वो क्राइम कमिट किया है, उसको भी एक इस बात की एहसास होना चाहिए कि हाँ, उसने गलत किया है। यहां अगर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको उन इंसिडेंट्स को सख्ती से उनको डील नहीं करेगा, प्रोसिक्यूशन अगर इफेक्टिवली इन लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं करेगा, कोर्ट्स अगर इनको सजा नहीं देगी, तो फिर क्या होगा? इसका असर क्या होगा? आज ये एक मुसलमान को मार रहे हैं, कल किसी और को मारेंगे। आज ये एक मुसलमान के घर में घुसते हैं, कल किसी हिंदू के घर में घुसेंगे। क्या ये चुप बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का जो फैसला अभी हाल फिलहाल में आया है, इन पे आरोप थे, कोई मुजरिम नहीं पाया गया। हमारा इसमें जो जज साहब ने ऑर्डर दिया है, मैंने पूरा ऑर्डर तो नहीं पढ़ा, जो हाइलाइट्स आई हैं मैंने पढ़ी है। उसमें जज साहब ने बड़े डिटेल में इस बात पे बहुत ज्यादा उनका फोकस था कि ये सजा इनको, ये गिल्टी क्यों नहीं है ये कॉन्स्पिरेसी वाले चार्ज में। भाई, सवाल ये होता है कि ठीक है, आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जज साहब अपनी उन्होंने कहा कि इनका एविडेंस इनके लिए कमजोर था, बट जो सबसे जो बड़ी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सीबीआई, तो उनके लिए अकाउंटेबिलिटी क्या है? क्या आपने स्ट्रिक्चर्स पास किए कि साहब ये प्रोसिक्यूशन जो था या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी,
उन्होंने बहुत कमजोर एविडेंस पेश किए। सुप्रीम कोर्ट तक ये मान चुकी है कि जो मस्जिद ढहाई गई थी, मस्जिद जो गिराई गई थी, वो गलत हुआ था, अनलॉफुल था। अब मुकदमा क्या चल रहा था लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में कि भाई ये क्या मस्जिद को गिराने के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, या कुछ लोगों ने बैठ के प्लानिंग किया था कि इसको मस्जिद को गिराना है। तो उसको प्रूव करना, जाहिर बात है कि कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना किसी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, खासकर ऐसे मामलों में। लेकिन इसमें बहुत सारे हमारे जो इंडियन पीनल कोड में ऐसे प्रोविजंस हैं कि जहां आप स्पेसिफिक कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं कर सकते, वहां आप क्राउड कोई अगर एक काम करता है, क्राउड अगर कोई अनलॉफुल काम करता है या क्राइम कमिट करता है, तो उसमें कलेक्टिवली जिम्मेदारी होती है हर उस आदमी के जो उस क्राउड में, उस भीड़ में मौजूद था। मस्जिद गिराई गई। जब यहाँ पे लिंचिंग की घटनाएं हुई या दिल्ली का राइट्स हुआ, उसके बाद खाड़ी के देशों में भी काफी उथल पुथल थी, काफी हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स के चीजें देखने को मिल रही थी। देखिए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्या सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें होती हैं, जाहिर बात है कि डिबेट और डिस्कशन होते रहते हैं, कभी अच्छे लफ्जों में होते हैं, अच्छी लैंग्वेज में होते हैं, कभी खराब लैंग्वेजेस में होते हैं। तो जहां जहां साउथ एशियन कम्युनिटीज है, इंडियन कम्युनिटीज जहां जहां जिस देशों में रहती है, वहां ये सब चलता रहता है। इंडिया में हो रहा है उसके बारे में हर जगह डिबेट और डिस्कशन होगा, यहाँ पे भी होता है। अभी एक संस्था बनी है इम्पार, खबर ये है कि आपने उसके साथ आप जुड़े हैं, क्या मकसद है? मैं सबसे पहले तो एमजे खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे काबिल समझा कि इम्पार में जोड़ा। जो उन्होंने मुझे बताया है इम्पार के बारे में, इम्पार एक थिंक टैंक है, एक रिसर्च बॉडी है, एक उसमें काफी मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं और वेल प्लेस्ड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनको जोड़ा गया है। एक मुसलमानों की बॉडी होनी चाहिए इस तरीके की, जो मुसलमानों के इश्यूज को हाईलाइट करें, उसके बारे में सोचें, आगे कम्युनिटी को क्या करना है, कुछ एडवाइस दें। और सबसे बड़ी बात है कि एक इंगेजमेंट जो सरकार या हुकूमत से होनी चाहिए, या ब्यूरोक्रेसी से या मिनिस्टर से होनी चाहिए, वो एक एंगेजमेंट का एक जरिया भी बने। जो कम्युनिटी में सबसे बड़ी जो एक कमी है, वो है, ड्रॉबैक है कि सरकार और मुसलमानों के बीच में एंगेजमेंट लेवल बहुत पुअर है, बहुत कमजोर है, होता नहीं है। उस चीज को अगर इम्प्रूव कर सके, कम्युनिटी के इश्यूज को सरकार के पास ले जा सके और अप्रोप्रिएट पैनल्स में, अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स में, अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स के सामने रख सके, तो वो बहुत अच्छा काम होगा। भारत के मुसलमानों को मैंने जो महसूस किया है कि कई बार इनको कुछ भी हो तो लगता है कि इसमें बीजेपी की या आरएसएस की या इजराइल की साजिश है। इसका क्या कारण है? अपने आप को तैयार नहीं कर पाते सरकार के साथ बात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, और अगर बीजेपी की सरकार है तो बिल्कुल भी नहीं तैयार करते। देखिए, डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती होती है कि वोटर चाहे वोट दे ना दे, जो हुकूमत होती है उसका काम यह होता है कि सरकार समाज के हर तबके पे, चाहे जो भी उसका रिलीजियस बैकग्राउंड हो, चाहे वो आपका वोटर है या नहीं, उसको सरकार को अपनी सर्विसेज, अपनी सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। सरकार को हर समाज के हर इंडिविजुअल से आखिरी इंडिविजुअल को बराबरी से देखना है और उससे डील करना है और उसको सारी सहूलियतें प्रोवाइड करनी है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो मेरा यह कहना है कि उसी तरीके से एक समाज के और समाज के हर हिस्से की यह जिम्मेदारी होती है कि सरकार से डायलॉग, सरकार से इंगेजमेंट या सरकार से इंटरेक्शन, और यहां तक कि सरकारी चीजों का बेनिफिट उठाने से पीछे ना हटे। आप हर लेवल पे इंगेज करिए, हर लेवल पे फायदा उठाइए, हर स्कीम को, अगर कोई स्कीम है सरकारी, तो हर उस स्कीम को, उसका फायदा उठाने की कोशिश करिए और इंगेज करिए सरकार के साथ में। मेरा ये कहना है। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, सबका साथ सबका विकास, और उसमें जोड़ देते हैं सबका विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, बहुत उसकी प्रशंसा भी हुई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसी मदरसे के 50,000 टीचर भारत में काम करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन मदरसा, SPQEM कहलाती है। 50,000 टीचर हैं, काम कर रहे हैं, 50 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। लोग कैसे यकीन करें सरकार? देखिए, इसमें यह देखना है कि क्या खाली मदरसे के टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है।
अगर आप यूपी में जाएं तो हजारों की तादाद में, दसियों हजार की तादाद में कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स हैं, ना उनको तनख्वाह मिलती है ना कुछ मिलता है। हर टाइम वो सड़क पे लड़ते रहते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सरकार जानबूझ के उन मदरसे के 50,000 टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे रही है कि वो चूंकि मदरसे में पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, और ना हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। ये जरूर है कि ये सरकार की इनएफिशिएंसी है कि इन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, या सरकार में जहां जहां पे वैकेंसी है वहां पे टीचर्स भर्ती नहीं किए गए हैं। देखिए, सरकार की नीयत पे कभी भी क्वेश्चन करने से बचना चाहिए। हाँ, आप लड़ाई लड़िए, आप सवाल उठाइए, लेकिन नियत पे मत करिए, क्योंकि देखिए, आप जब नियत पे सवाल करते हैं तो फिर सारी चीज खत्म हो जाती है, सारा विश्वास खत्म हो जाता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास दोनों तरफ से होता है। हमारे साथ भी विश्वास होना चाहिए। आपकी लड़ाई जो है, लिंचिंग पे आवाज उठाइए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, सड़क पे आइए। आपके खिलाफ पुलिस अगर बदमाशी कर रही है तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए, अदालत जाइए, सिस्टम का बराबर इस्तेमाल करते रहिए। और यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। आपके पास सिस्टम बहुत है, आपको आवाज उठाइए, आप एप्रोप्रिएट पैनल्स में जाइए, कभी इससे पीछे मत हटिए। मेरा यही कहना है। भारत के लोगों को बॉबी नकवी, एडिटर, गल्फ न्यूज दुबई से कोई संदेश देना चाहेंगे? जो हो रहा है एक कम्युनिटी के साथ, वो अच्छा नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, चूंकि मैं एक मीडिया, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका कम्युनिटी के पीछे पड़ा है। और उससे क्या होता है कि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गलत सलत बातें कम्युनिटी के बारे में, मुसलमानों के बारे में कही जाती हैं, तो पब्लिक परसेप्शन भी चेंज होता है। रीसेंट एग्जाम्पल्स, आप कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तो तबलीगी जमात के कुछ लोगों को जब कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद जो मीडिया में जो कैंपेन चला, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि एक आम आदमी, एक आम नॉन मुस्लिम, वो ये समझने लगे कि खाली मुसलमान कोरोना वायरस फैला रहे हैं। और ये परसेप्शन धीरे धीरे, जब आप रोज 8 बजे 9 बजे रात को जब आप ये दिखाएंगे, तो ये परसेप्शन धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, यानी मजबूत होता है। आम आदमी सोचने लगता है कि ये टीवी में जो काला सूट पहन के और टाई लगा के जो आदमी बोल रहा है, चश्मा लगा के, ये सही बोल रहा होगा, ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। क्या हो रहा है, क्या हुआ? हिंदू मुसलमान पड़ोसी हैं, हिंदू मुसलमान साथ में काम करते हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते हैं। अगर वो विश्वास ही टूट जाएगा तो फिर बचेगा क्या आपके समाज में? ऐसा मत करिए। ये मीडिया को अपने, हमारे जो भाई हैं जो काम कर रहे हैं मीडिया में, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये मत करिए ऐसा, ये जहर समाज में मत फैलाइए। इस जहर के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टीज आती जाती रहती हैं, ये जहर परमानेंटली हमारी कंट्री में रह जाएगा। इस जहर को खत्म करने में हमें दसियों साल लग जाएंगे। और मैं ये भी कहूंगा, सरकार से कहूंगा, मैं ये नहीं मानता कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है वो एब्सोल्यूट होती है। फ्रीडम ही एब्सोल्यूट नहीं है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट कैसे हो सकती है? आप सुदर्शन टीवी वाला जो मामला है, उसमें वो मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही है, उसका संज्ञान लिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत सीरियसली इशू को लिया है। और सरकार ने भी माना है अपने हलफनामे में, अपने एफिडेविट में सरकार ने ये बात मानी है कि ये सुदर्शन टीवी का ये प्रोग्राम जो है ये सही नहीं था। वो क्या था प्रोग्राम, वो क्या बोल रहे थे, क्या बताना चाहते हैं? वो ये कह रहे थे कि जो मुसलमान जो सिलेक्ट होके जो 800 850 जो यूपीएससी में जो हर साल लिस्ट निकलती है, उसमें जो मुसलमान आते हैं वो ऐसे लोग हैं जो दे आर फंडेड बाय एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वो जिहादी हैं। ये सब क्या है? ये बहुत मेहनत से पढ़ के, पढ़ाई करके, देखिए, एक मुसलमान बच्चे के बड़ी लिए बात पढ़ाई यह है कि करना। उसी सूची में 2 दर्जन हमारे हिंदू भाई भी थे, उसी जी जामिया से हाँ, पास आउट थे। जी हाँ, मेरा ये कहना है कि देखिए, एक मुसलमान बच्चे के लिए पढ़ाई करना और पढ़ाई करके तैयारी करना और उस तैयारी के बाद अपने आप को क्लियर करना और सिलेक्शन होना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये समझ लीजिए कि एक गरीब दलित या गरीब ओबीसी से ज्यादा मेहनत उसको करनी पड़ती है, ज्यादा हुज्जत करनी पड़ती है, ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब वो कहीं आके ये कर पाता है।
तमाम कमेटियों की रिपोर्ट है कि मुसलमान जो है वो हमारे समाज में, हमारी कंट्री में सबसे नीचे है काफी पैरामीटर्स पे। तो उसमें से जब बच्चा ऊपर आता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस बच्चे के साथ आप अगर ऐसी बात कहेंगे, उसके बारे में ऐसी बात कहेंगे, तो ये बात बहुत गलत होगी। उससे उसके दिमाग पे और आने वाली जनरेशन के दिमाग पे बहुत गलत असर पड़ेगा। मेरा यही कहना है कि मीडिया में जो मेरे भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ऐसा मत करिए, और सरकार से भी कहूंगा कि सरकार बहुत सख्ती से ऐसे चैनल्स के खिलाफ एक्शन ले। सरकार के पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं। आपको शायद मालूम होगा कि टीवी चैनल के लिए लाइसेंस के लिए हमें एक सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि होम मिनिस्ट्री देती है। तो ऐसे लोग जो फसाद फैला रहे हैं समाज में, जो दंगा करवाना चाहते हैं समाज में, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे मिलता है, कैसे उनको लाइसेंस दिया जाता है टीवी चलाने के लिए? शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया।